तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले डील करेंगे ब्लड के बारे में। तो हम समझते हैं भाई ब्लड क्या है। देखिए, ब्लड होता है आपका एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड क्या है आपका? कनेक्टिव टिश्यू है। और देखिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट। ठीक है, क्या क्या कंसिस्ट करती है आपकी? फ्लूइड मैट्रिक्स कंसिस्ट करती है, प्लाज्मा कंसिस्ट करती है और आपका फोम एलिमेंट को कंसिस्ट करती है। तो एक सवाल आता है, सर प्लाज्मा समझ में आ रहा है, ये फॉर्म एलिमेंट क्या है? ठीक है, फॉर्म एलिमेंट देखिए जैसे आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर द फॉर्म एलिमेंट। अगला चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका प्लाज्मा। तो मैं आपको प्लाज्मा के लिए मैंने पहले से ही एक चार्ट बना रखा है, मैं आपको उस चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए ब्लड में क्या क्या है। ब्लड में है प्लाज्मा कितने परसेंट? 55%। एंड रेस्ट 45% इज अ फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक स्ट्रो कलर मीन्स कुछ येलोइश कलर का एक विस्कस फ्लूइड है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है। और वहीं फॉर्म एलिमेंट की बात करें तो आपके फॉर्म एलिमेंट होते हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आपके होते हैं फॉर्म एलिमेंट। और कितने उसमें होते हैं? 45%। तो चलिए अब देखते हैं प्लाज्मा को थोड़ा सा और डिटेल में। देखिए प्लाज्मा आपका किन किन चीज़ों से बना है? आपका बना है वाटर से, अराउंड 90% इसमें वाटर होता है, 6 to 8% इसमें प्रोटीन मिलते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी इसमें देखे जाते हैं। और साथ साथ आपका देखा जाता है इसमें फैक्टर। तो एक सवाल आता है कि सर ये फैक्टर क्या है? तो देखिए फैक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपका बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ब्लड क्लोटिंग। तो देखिए इसके प्रोटीन्स को देखते हैं। इसमें जो प्रोटीन्स मिलते हैं मीन्स प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स मिलते हैं वे जनरली हमें मिलते हैं 3 टाइप के प्रोटीन्स। पहला एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन सबसे मेजर प्रोटीन होता है और इसका फंक्शन होता है आपका ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखना। दूसरा प्रोटीन होता है आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का फंक्शन होता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म और फाइट इन्फेक्शन। अगर हम बात करें फिब्रिनोजिन की, तो फिब्रिनोजिन का देखिए जो फंक्शन होता है यह आपका क्लोटिंग में हेल्प करता है। और क्लोटिंग को आप क्या कह सकते हैं? कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। तो देखिए हमने समझ लिया, एक आइडिया ले लिया कि भाई ब्लड किस चीज़ का बना है। ब्लड बना है आपका प्लाज्मा का और फॉर्म एलिमेंट का। दूसरी बात कितने परसेंट है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका जो है प्लाज्मा 55% है, फॉर्म एलिमेंट आपका 45% है। फिर आपसे पूछते हैं भाई प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, तो आप बता देंगे कि सर प्लाज्मा जो है आपका स्ट्रो कलर का है, मीन्स कुछ येलोइश कलर का एक विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, एक गाढ़ा थोड़ा द्रव, हिंदी में शायद द्रव बोलते हैं उसे फ्लूइड को। फिर देखिए और पूछा जा सकता है प्लाज्मा में क्या क्या मिलता है, तो आप बताएंगे प्लाज्मा में आपको मिलता है पहली चीज़ वाटर मिल गया, सेकेंड आपका प्रोटीन मिलेंगे। और कैसे प्रोटीन मिलेंगे? 3 प्रोटीन मिलेंगे। एल्ब्यूमिन जो मेजर प्रोटीन होगा उसका फंक्शन होगा आपका ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। दूसरा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। और तीसरा फंक्शन है तीसरा प्रोटीन है आपका फिब्रिनोजिन जिसका रोल होगा आपका क्लोटिंग में। और साथ साथ प्लाज्मा में क्या देखने मिलेगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी देखने मिलेंगे और साथ साथ फैक्टर देखने मिलेगा। फैक्टर का मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। फैक्टर ऐसे सब्सटेंस जो आपके बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं ब्लड क्लोटिंग। हाँ, फिर एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपके प्लाज्मा में फैक्टर मिसिंग है, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके प्लाज्मा में फैक्टर एब्सेंट है तो उसे आप लोग कहेंगे सीरम। ठीक है, क्या बोलेंगे? सीरम लिख देते हैं। सीरम। सीरम का मतलब क्या है? प्लाज्मा में प्रोटीन, प्लाज्मा में फैक्टर का एब्सेंट होना इज कॉल्ड सीरम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा मैं पूरा कवर करा चुका हूँ आपको और इसे आप लोग एक बार अपना एनसीईआरटी से देख लीजिए। और देखिए ये रिवो लाइन, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, प्लाज्मा बिना क्लोटिंग फैक्टर के क्या कहलाता है? आपका सीरम कहलाता है। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट की। ठीक है, ब्लड में हम लोगों ने पहली चीज़ प्लाज्मा कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमें क्या किसकी चीज़ से डील करना है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट।
WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, और कलेक्टिवली इन्हें क्या कह देते हैं हम लोग, फॉर्म एलिमेंट कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका RBC से। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, कलर ब्लू। ठीक है। इरिथ्रोसाइट और RBC आर द मोस्ट एब्यूडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, अराउंड 40 to 45% आपके ये मीन्स। अब अगर हम बात करें आपके ब्लड में जो है ये इन सेल्स की, तो ये आपके कितने होते हैं, 40 to 45%। एन हेल्थी एडल्ट ह्यूमन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 million to 5.5 million ऑफ RBC आर फाउंड फ्रॉम द रेड बोन मैरो। ठीक है, कहाँ पे बनती हैं, ये रेड बोन मैरो में बनती हैं। और RBC इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब इनमें क्या होता है, RBC में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता और बायो कॉनकेव शेप होती हैं। ये रेड कलर की होती हैं। रीज़न जो है रेड कलर के पीछे वो कुछ नहीं है, क्योंकि इनमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है, इनमें क्या होता है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। और यह हीमोग्लोबिन ही आपकी RBC को रेड कलर प्रोवाइड करता है। अगर हम एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें अराउंड आपका जो आपका हीमोग्लोबिन मिलता है, आपका 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है इन 100 ml ऑफ ब्लड। और यह दीज मोलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो आपका जो है RBC जो है क्या रोल प्ले करता है, आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस में यह रोल प्ले करता है। RBC का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो है आपका 120 डेज, और यह आपका डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहा जाता है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला है आपका ल्यूकोसाइट्स। देखिए, ल्यूकोसाइट्स को जनरली कहते हैं वाइट ब्लड सेल, और ये ल्यूकोसाइट को वाइट ब्लड सेल कह रहे हैं, इसका मतलब इनमें कलर नहीं है। ठीक है, तो कारण क्या है जो कि ये वाइट है, तो कारण सिंपल सा है कि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इनकी बात करें तो ये 6000 to 8000 होती हैं ब्लड में, और इनकी लाइफ स्पैन थोड़ा कम होती है एज़ कम्पेयर टू RBC। और अगर हम बात करें तो इन्हें हम लोगों ने जनरली आपका जो है WBC को 2 पार्ट में बांटा गया है, मींस ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। चलिए मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक चार्ट प्रिपेयर कर रखा है, आप लोग वो देख लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, तो चलिए ये रहा चार्ट आपका। तो देखिए, WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट्स को आपका 2 उसमें बांटा गया है। पहला है आपका ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा है आपका ए ग्रैन्युलोसाइट। देखिए, ग्रैन्युलोसाइट के अंदर आता है आपका बेसोफिल, ईसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और ए ग्रैन्युलोसाइट के अंदर आता है आपका लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये पूरा आ नहीं पाया लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोनोसाइट। तो देखिए समझते हैं इसके बारे में, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं आपके बेसोफिल्स ये अराउंड आपका होते हैं 0.5 to 1% होते हैं आपके WBC में, और इनका फंक्शन जो होता है ये फाइटिंग फ्रॉम द पैरासाइट इन्फेक्शन, कंटेन हिपेरिन, और ये आपका किस में रोल प्ले करते हैं, मीन्स इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में रोल प्ले करते हैं बाय सीक्रेशन ऑफ हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। और देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका ईसोफिल्स कितने उसमें होते हैं आपका 2 to 3% होते हैं आपके ईसोफिल्स क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन से और एसोसिएट करते हैं विद एलर्जिक रिएक्शन के साथ, ये एसोसिएशन करते हैं। तीसरी बात करते हैं, तीसरा है आपका न्यूट्रोफिल आपका सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, मतलब कह सकते हैं ये मोस्ट एब्यूडेंट उसमें मिलते हैं, अराउंड 60 to 65%। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और देखिए जो फंक्शन आपका न्यूट्रोफिल करता है वही फंक्शन आपका मोनोसाइट करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि दोनों क्या फंक्शन करते हैं, दोनों फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करते हैं, मीन्स डिस्ट्रॉइंग फॉरेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फैगोसाइटिस का फंक्शन कौन कौन करते हैं, आपका न्यूट्रोफिल्स करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स में, और आपका ए ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन करता है, मोनोसाइट करता है। और अगर हम बात करें अब आपका ए ग्रैन्युलोसाइट्स में, तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है इम्यून रिस्पॉन्स, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो चलिए इसी के साथ हमने कंप्लीट करा, लेकिन फटाफट एक बार इसकी हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, समझ एक बार और ध्यान इसको पढ़ लेते हैं, समझते हैं इसको। देखिए WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट मीन्स और वाइट ब्लड सेल।
WBC को दो पार्ट में बांटा गया है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। अगर हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट की, तो ग्रेन्युलोसाइट्स को कितनी उसमें बांटा गया है? 3 उसमें, बेसोफिल्स, ईसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन मिलते हैं? न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। कितने में मिलते हैं? 60 to 65% में आपके न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। तो और बेसोफिल्स कितने में मिलते हैं? 0.5 to 1%, और आपके ईसोफिल्स मिलते हैं आपके 2 to 3%। अगर हम बात करें बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स का फंक्शन क्या होता है? फाइटिंग फ्रॉम द पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कंटेनिंग हिपेरिन, और आपका इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं, मीन सिक्रेशन ऑफ हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन्स। दूसरी बात करते हैं हम लोग ईसोफिल्स की। ईसोफिल्स क्या करते हैं? इन्फेक्शन से बचाव करते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में एसोसिएटेड होते हैं। हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस, और एग्रेन्युलोसाइट्स में भी आपका मोनोसाइट भी सिमिलर फंक्शन करता है फैगोसाइटोसिस का। वहीं लिम्फोसाइट, अगर हम बात करें एग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? आपका इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे आपका कंप्लीट कर दिया है WBC। WBC के बाद चलिए बढ़ते हैं आगे प्लेटलेट्स की तरफ। प्लेटलेट्स जी, कलर चेंज करते हैं और इस बार कलर लेते हैं रेड। Platelets, also called thrombocyte, are the cell fragment produced from the megakaryocyte, special cell in bone marrow. Blood normally contain 1.5 lakh to 3.5 lakh platelets. Platelets can release a variety of substance, most of which are involved in a coagulation or in clotting. A reduction in number can lead to a clotting disorder, विच विल लीड टू एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है कि प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं प्लेटलेट का फंक्शन क्लोटिंग में होता है। तो चलिए समझते हैं इसे थोड़ा सा प्रॉपरली। देखिए, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक है, और यह आपका थ्रोम्बोसाइट किससे प्रोड्यूस हुआ है? कौन से सेल से प्रोड्यूस हुआ है? मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट, मेगा का मतलब होता है बेटा लार्ज, और इस कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन्स ऐसा सेल रहा होगा जिसमें कुछ एक लार्ज न्यूक्लियस रहा होगा। ठीक है, जैसे समझते हैं ये है एक आपका ये मेगा कैरियोसाइट है, तो इसके डिवीजन से ही आपका क्या बना है? प्लेटलेट्स बने हैं। और यह है आपका मेगा कैरियोसाइट कहाँ पर है? क्या है आपका मेगा कैरियोसाइट? मेगा कैरियोसाइट एक स्पेशल सेल है आपका बोन मैरो में, और इसके फर्दर डिवीजन से आपको क्या मिला है? प्लेटलेट्स मिला है। और प्लेटलेट्स किस चीज़ में काम करेगा? प्लेटलेट्स आपका क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। चलिए आगे चलते हैं ब्लड ग्रुप्स पे। ग्रुप, यस, हाँ, देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है? एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स थ्रू इट्स अपीयर टू बी सिमिलर. Various type of grouping of blood has been done. Two such groupings are ABO and RH are widely used over all the world. ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग की एंड RH. तो देखिए ABO में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? देखिए ABO में आपको ध्यान रखना, एक फिलहाल तो सबसे पहले एक एम्प्टी स्लाइड लेते हैं समझने के लिए। देखिए हमारे जो आरबीसी पर क्या प्रेजेंट होता है? हमारे आरबीसी पर मिलता है एंटीजन और हमारे प्लाज्मा पर मिलती है एंटीबॉडी। प्लाज्मा पर मिलती है एंटीबॉडी। तो अब सब समझते हैं भाई एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। देखिए एंटीजन होते हैं आपके केमिकल्स ऐसे केमिकल जो इंड्यूस करते हैं आपके इम्यून रिस्पॉन्स को, और आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वे क्या होती हैं? प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो आपका प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो होती हैं आपकी एंटीबॉडी। तो आरबीसी पर आपको एंटीजन मिल जाता है और प्लाज्मा पर आपको एंटीबॉडी मिलती है।
फिर एक एनसीईआरटी ने टेबल दिखा रखा है, उस टेबल को देखते हैं। टेबल देखिए, देखिए जनरली देखिए 4 ब्लड ग्रुप हमें मिलते हैं, ए मिलता है, बी मिलता है, ए बी मिलता है एंड ओ मिलता है। ठीक है, इन सारे ब्लड ग्रुप्स को हम देखते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप अगर हम ए की बात करें तो ए पर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, और एंटीजन मैंने आपको बताया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आरबीसी पर। तो ए ब्लड ग्रुप पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, एंटी बी प्रेजेंट होगी। और डोनर कौन है इसमें, ए एंड ओ इसे डोनेट कर सकते हैं। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका, दूसरा ब्लड ग्रुप है आपका बी, और इसमें आपका जो है एंटीजन कौन सा मिलेगा, बी मिलेगा, और एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, एंटी ए मिलेगी। और इसे डोनेट कौन कौन कर सकता है, बी कर सकता है और ओ कर सकता है। और तीसरा ब्लड ग्रुप है आपका ए बी। ए बी में कौन कौन सी एंटीजन मिलेंगे, आपका एंटीजन ए मिलेगा और आपका एंटीजन बी मिलेगा, और यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर डोनेट कौन कौन कर सकता है, ए बी कर सकता है, ए कर सकता है, बी कर सकता है और ओ कर सकता है। अगर हम बात करें ओ की, तो ओ पे एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं मिलेगा, एंटीबॉडी मिलेंगी, ए मिलेगा एंड बी मिलेगी, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ डोनेट कर सकता है। तो देखिए इससे सवाल कैसे क्रिएट हो सकता है, देखिए इससे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताओ यूनिवर्सल डोनर कौन है, मतलब जो यूनिवर्सल डोनर में जो हर एक को ब्लड डोनेट कर सके। देखिए इसमें आपको कॉमन कौन सा ब्लड दिख रहा है, ओ ए को डोनेट कर सकता है, बी को डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है, और ओ को तो डोनेट करेगा ही करेगा। तो हमें ये बात पता चल गई कि आपका जो है ओ जो है आपका, ये है आपका यूनिवर्सल डोनर। और अब आपसे दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, अच्छा यूनिवर्सल डोनर आपको पता है तो ये बता दो भाई यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन है, मीन्स जो आपका जो है हर एक से ब्लड ले सके, तो वो है आपका ब्लड ग्रुप ए बी। ये देखिए ये हर एक से ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। देखिए एनसीईआरटी ने यहाँ लिखी है इस बात को, हेंस ओ ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज ऑल अदर ग्रुप ऑफ ब्लड्स। तो हमें यहाँ बात पता चल गई कि भाई जो ब्लड यूनिवर्सल डोनर है वो आपका ओ है, और जो आपका यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है वो ए बी है, क्योंकि यूनिवर्सल रिसेप्टेंट सबसे ब्लड ले सकता है और वहीं यूनिवर्सल डोनर हर एक को ब्लड दे सकता है। तो चलिए अगली बात करते हैं आपकी आरएच की। आरएच, ये आरएच सिखाने से पहले मैं आपको इसे अलग स्लाइड पर बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आरएच है क्या, ठीक है। आरएच है आपका एक एंटीजन, ठीक है। आरएच आपका कहाँ से आया, आरएच आया आपका रेसिस, थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी से टैली कर लें, ठीक है। रेसिस मंकी में क्या मिला, एंटीजन देखने मिला था, कौन सा एंटीजन था, आरएच एंटीजन, ठीक है। तो इसलिए आरएच एंटीजन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर आपका निगेटिव हो सकता है। मीन जिनमें प्रेजेंट है ये आरएच एंटीजन तो उसे कहेंगे आपका आरएच पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, लाइक जैसे ए बी पॉजिटिव। और जिनमें आपका एब्सेंट है तो वो हो जाएगा आपका, इसमें मीन्स आरएच एब्सेंट हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे निगेटिव ब्लड ग्रुप है। और आपका जो है ये एंटीजन, ठीक है, अराउंड 80% ऑफ ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो आपका आरएच एंटीजन देखने मिलता है आरबीसी पर। और देखिए आरएच इनकॉम्पैक्टिबिलिटी एक टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी में, आरएच इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। तो आरएच इनकॉम्पैक्टिबिलिटी को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अगर आरएच निगेटिव मदर है, ठीक है, मीन्स एक प्रेग्नेंट लेडी है और वह आपकी कैसी है, आरएच निगेटिव है, और वहीं उसका जो फीटस है वह कैसा है, आरएच पॉजिटिव। क्या है इसका फीटस आपका, इसका आरएच पॉजिटिव है। तो पहली प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होगा, जब पहली प्रेगनेंसी होगी
तो उस समय क्या होगा, प्लेसेंटा की वजह से जो है आपका ब्लड तो सेपरेट रहेगा, ठीक है, लेकिन जिस समय डिलीवरी होएगी तो उस समय एक चांस रहेगा, चांस किस चीज़ का, आपका ब्लड मिलने का। तो उस समय क्या होता है, देखिए RH निगेटिव ब्लड, ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर ब्लड मिलने के चांसेस हो सकते हैं, कब, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो उस समय क्या होगा कि ये मदर के अंदर जब उसकी डिलीवरी हो रही होगी, अगर उस टाइम उसका ब्लड वगैरह मिल जाता है तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी किसके लिए, RH पॉजिटिव के लिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम एक चांसेस होएगा कि जब इसका बेबी हो सकता है तो हो सकता है नुकसान हो जाए, मीन्स हार्म हो जाए, क्योंकि मदर के अंदर कैसी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, मदर के अंदर जो बन गई है RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। तो ऐसे केस में क्या करा जाता है, डॉक्टर्स जो है आफ्टर डिलीवरी एक RH एंटीबॉडी इंजेक्शन दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं किसको, मदर को। क्यों, क्योंकि आगे चल के इनकी बॉडी में इसके लिए मीन्स RH पॉजिटिव के लिए वो एंटीबॉडी ना बने। और अगर नेक्स्ट टाइम अगर बाय चांस एंटीबॉडी अगर मदर के उसमें बन गई और जब सेकेंड डिलीवरी होगी और अगर एंटीबॉडी बननी है तो एक चांसेस रहेंगे कि जो इसका बेबी होगा या तो वो एनीमिया से सफ़र कर रहा होगा या फिर आपका जॉन्डिस से सफ़र कर रहा होगा। और इसी कंडीशन को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिस। इरिथ्रो मीन्स RBC, ब्लास्टिस माने डिस्ट्रॉय, फीटस, ठीक है, मीन्स RBC फीटस की डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे। ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार NCERT से। कोगुलेशन ऑफ ब्लड को ही मैं अलग से आपको एक स्लाइड पर समझा देता हूँ। तो देखिए इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट से आपका रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके से रिलीज होगा, आपका टिश्यू से रिलीज होगा और आपका इंजर्ड प्लेटलेट से रिलीज होगा। और दोनों में थ्रोम्बोप्लास्टिन में डिफरेंस होगा। डिफरेंस मीन्स कैसा, देखिए इंजर्ड टिश्यू से जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा वो होगा आपका लिपोप्रोटीन का, वहीं आपका जो इंजर्ड प्लेटलेट से आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा वो होगा आपका फॉस्फोलिपिड का। और ये दोनों आपसी में बाइंड करके बनाएंगे, कैल्शियम की हेल्प से बाइंड होंगे और आपका बनाएंगे ये एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ पूरा। इंजर्ड टिश्यू से रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन और इंजर्ड प्लेटलेट से रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ लेकिन नेचर अलग है। अगर हम बात करें टिश्यू की तो फिर जो टिश्यू में का जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो है आपका लिपोप्रोटीन का, और वहीं अगर हम बात करें प्लेटलेट्स के थ्रोम्बोप्लास्टिन की तो उसका है आपका फॉस्फोलिपिड का। और ये है दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के थ्रू बाइंड हुए और इन्होंने एंजाइम बनाया थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम बनाया। और ये थ्रोम्बोकाइनेस देखिए क्या करेगा, आपका जो है ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन नामक एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम नहीं कहना चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है और ये है प्रोथ्रोम्बिन पर क्या करेगा, अटैक करेगा और बनाएगा थ्रोम्बिन बना देगा। और यह थ्रोम्बिन आपका प्लाज्मा में हम लोगों ने पढ़ा था एक प्रोटीन मिल रहा था जिसका नाम था फिब्रिनोजिन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन अटैक करेगा किस पे, आपका फिब्रिनोजिन पर और फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा आपका फिब्रिन में। और फिर क्या होगा लेटर ऑन, अब ये हो गया है तो फिर लेटर ऑन आपका जो है फिब्रिन तो तैयार हो चुके हैं, फिर क्या होगा, फिब्रिन का एक नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है, नेटवर्क बन जाएगा। और वह नेटवर्क इस तरीके से फिब्रिन्स के
नेटवर्क बन गए और ये है आपका, क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे ब्लड सेल्स को ट्रैप करेंगे और इस तरीके से आपका क्लॉटिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर को ख़त्म करते हैं और थैंक यू। अब मिलते हैं नए लेक्चर में।